बच्चों, वेलकम टू आरजेस क्लासेस। माई सेल्फ राज गौरव सिंह। चलिए आज हम लोग बात करते हैं दंत सूत्र के बारे में। दंत सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो यह जो हमारा जो वीडियो है, यह वीडियो हमारा जो है थर्ड वीडियो है क्लास 10th का पार्ट नंबर 3, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दंत सूत्र क्या होता है। दंत सूत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे जिह्वा, जिह्वा के बाद लार ग्रंथि, यानी जो इतना पोर्शन है जहाँ पे भोजन का अंतर ग्रहण होता है। मैंने प्राणी संभोजी में 5 स्टेप बताया था। पहला बताया था कि जब भोजन को निगलते हैं तो उसे अंतर्ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। तो भोजन अंतर्ग्रहण होने के बाद भोजन का क्या होना स्टार्ट हो जाता है, पाचन होता है। भोजन का पाचन होने के बाद क्या होता है, उसका अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद उसको अवशोषित करके शरीर में भेजते हैं, जिससे हम लोग बोले थे स्वांगी करण, और लास्ट स्टेप था उत्सर्जन। तो इतना प्रोसेस पढ़ने के लिए हम लोग पहला प्रोसेस पढ़ेंगे अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण यानी कि हमारा जब भोजन को निगल लिए तो अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब हम लोग बात करेंगे कि भोजन का पाचन कैसे होता है। तो भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होके छोटी आंत में जाके पूर्ण होती है। तो जो सबसे मुख गुहा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट भाग होता है वो दांत होता है, जीभ होता है और लार ग्रंथि होती है, जिसके द्वारा भोजन का पाचन होता है। पीसते हैं और भोजन कंप्लीटली टूटता है। तो यानी आंशिक रूप से भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है किसमें, मुख गुहा में, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि दांत क्या होता है। दांत के बारे में कल हम लोग बात किए थे कि दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क। इनके कार्य के बारे में भी हमने जाना था कि दांत के कितने भाग होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, ये सब भी जाने। अब आज हम लोग बात करेंगे कि दंत सूत्र क्या होता है। कल मैंने दंत सूत्र के बारे में थोड़ा सा स्पीड बताया था, थोड़ा सा स्पीड स्लो करके इसको मैं बता देता हूँ कि दंत सूत्र आखिरकार होता क्या है। तो देखिए दंत सूत्र यहाँ पे लिखा है कि दंत सूत्र यानी एडल्ट, यानी जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनमें दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 32 होती है। आपको एग्जाम में यदि पूछेगा तो आप ऐसे ही एक चार्ट बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि आई का मतलब इंसीजर, सी का मतलब कैनाइन, पीएम का मतलब प्री मोलर और एम का मतलब मोलर, यानी कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क। यानी यह जो बटे के ऊपर है ऊपरी जबड़ा है और नीचे वाला जो है यह निचली जबड़ा। यानी जो मुख होता है, मुख में कितने जबड़े होते हैं, 2 होते हैं ना। कोई आपसे पूछेगा कि आपके मुख में जबड़ों की संख्या कितनी है, तो 2 होती है। तो ऊपर वाले जबड़े में 16 दांत और नीचे वाले जबड़े में 16 दांत होता है। यह जो दांतों का क्रम होता है 32। यह दांत जब आपकी एज यानी अवस्था होती है 18+, तो 18 से लेकर 28 की अवस्था के बीच में आपके दांतों की संख्या 32 हो जाती है, ठीक है। यह बच्चों में है जिसे हम लोग बोलते हैं दूध के दांत। क्या बोलते हैं, दूध के दांत। यह वयस्कों में जो 32 दांत होते हैं यह अस्थाई दांत होते हैं, यानी परमानेंट दांत होते हैं, ठीक है। तो बच्चों में जो दांतों की संख्या होती है ऊपरी वाले जबड़ा में 10, नीचे वाले में 10, यानी उनमें जो अग्रचौड़क यानी पीएम की बात करें, प्री मोलर, तो वह उनमें अनुपस्थित होता है, जिससे उनके दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। तो जो बच्चे होते हैं जो उनमें दांत होते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं। जो वयस्क होते हैं उनमें जो 32 होते हैं उन दांतों की संख्या को हम लोग अस्थाई दांत कहते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में एक बच्चे, जब बच्चे रहते हैं तब एक बार वयस्क होते हैं, तो 2 बार दांत जमने के क्रम को हम लोग बोलते हैं द्विबार दंती। क्या बोलते हैं, द्विबार दंती। अब हम लोग आगे बात करेंगे जिह्वा के बारे में। जिह्वा क्या होती है, जिह्वा देखो क्या है कि जिह्वा मुख गुहा में एक सबसे मांसल युक्त अंग होता है जिसे हम लोग जिह्वा बोलते हैं। इसका कार्य की अगर बात करें तो इसका कार्य पहले तो ये है कि जो भी कुछ हम खाना खाते हैं तो उसका हमें स्वाद की अनुभव होती है। तो कैसे स्वाद की अनुभव होती है, तो जो जीभ होती है ना, जीभ में क्या पाई जाती हैं, टेस्ट बड, जिसे हम लोग बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। यह जो टेस्ट बड होती हैं जिसे हम लोग स्वाद कलिकाएं बोलते हैं, ये टेस्ट बड हमें क्या करती हैं, स्वाद का अनुभव कराती हैं। तो हमारे जीभ में जो है 4 प्रकार के टेस्ट बड पाए जाते हैं। जो पहला होता है जो कि मीठा का अनुभव कराता है, दूसरा नमकीन, तीसरा खट्टा या तीखा, और लास्ट जो है उससे हम लोग बोलते हैं कड़वा यानी बीटर। तो यह जीभ क्या होती है, मांसल होती है। 4 प्रकार की टेस्ट बड पाई जाती हैं और यह जीभ हमेशा क्या करती है, पानी का स्राव करती है। उस पानी को हम लोग पानी ना बोलकर बायोलॉजी की भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे, उसे श्लेष्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, श्लेष्म। श्लेष्म का स्राव करता है और यह भोजन को लार के साथ मिलाता है। यानी जब जब हम भोजन को कूचते हैं, चबाते हैं, तो जीभ हमारा भोजन को इस साइड से इस साइड, इस साइड से इस साइड
पलटती रहती है। तो ये जीभ का कार्य हो गया। बस जीभ के बारे में हमें इतना जानना है। मैंने इसको क्या किया है, इसको मैं रंगीन फिगर बनाया हूँ जिससे आपको समझ में आए कि मीठा का अनुभव कहाँ होता है। तो जो जीभ का जो अग्र सिरा होता है, अग्र भाग होता है, आगे वाले भाग में मीठा का अनुभव होता है, बीच में जो होता है वहाँ पे खट्टा और तीखा मजबूत होता है, और जो अगल बगल है उसे बोलते हैं नमकीन बोलते हैं, और जो सबसे ऊपर होता है उससे हम लोग बोलते हैं कड़वा। ठीक है, यानी बीटर। ये हमारा जीभ था। जीभ का कार्य बस इतना ही जानना है। अब हम लोग अगले बात करते हैं मुख गुहा में जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है जिसे हम लोग बोलते हैं लार। तो यानी अगर जीभ में से श्लेष्म निकल रहा है, पानी निकल रहा है, या हमारे मुंह में कुछ अगर व्यंजन की बात कर दें तो व्यंजन का अगर नाम लेते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, पूरा मुंह भर जाता है, तो वह पानी कहाँ से आ रहा है? तो देखो वह पानी लार ग्रंथियों से आता है। कहाँ से आता है? लार ग्रंथियों से आता है। लार ग्रंथियों को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सैलिवरी ग्लैंड। यह सैलिवरी ग्लैंड कितनी होती है? तो सैलिवरी ग्लैंड तुम्हारे मुख गुहा में पाई जाती है, जो कि तीन जोड़ी मतलब 3 पेयर, यानी कि 6 कितनी होती है? 6 लार ग्रंथियां होती हैं, जो कि यह लार का स्राव करती है। ये तीनों जोड़ी लार ग्रंथियां क्या स्राव करती हैं? लार का स्राव करती हैं। लगभग प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। कितना? प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। यह देखो लार ग्रंथि का हमने लोकेशन बनाया है कि मान लो एक आदमी है, क्या है, एक आदमी है, उसका मैंने मुख गुहा बनाया है। मुख गुहा में देखो यह तुम्हारा जो सबसे आगे वाला पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी, और नीचे का जो है पोर्शन इसे हम लोग जिह्वा बोले। तो यह देखो बक्कल कैविटी से होते हुए एक नली आई है जिससे हम लोग बोलते हैं डक्ट ऑफ स्टेंशन। क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ स्टेंशन। यानी इस नलिका के द्वारा जो हमारी नली खुलती है, कहाँ खुलती है? कर्णपूर्व ग्रंथि में। कहाँ खुलती है? कर्णपूर्व, यानी पैरोटिड ग्लैंड में। यह पैरोटिड ग्लैंड लार ग्रंथि की सबसे पहली ग्रंथि होती है और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो कि डक्ट ऑफ स्टेंशन के द्वारा खुलती है। तो आपको बस 2 चीज नाम याद रखना है कि डक्ट ऑफ स्टेंशन के नली कहाँ खुलती है? पैरोटिड ग्लैंड में खुलती है, जो कि लार ग्रंथि की पहली ग्रंथि है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि तुम्हारे कान कितने हैं? 2। तो एक कान के इस साइड और एक कान के इस साइड, यानी 2 पाई गई। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड। यह देखो कान है, कान के बगल में है। ठीक, अब देखो इसके नीचे अगर आओगे तो नीचे देखो तुम्हारा क्या है? टंग। क्या है? टंग को हम लोग क्या बोलते हैं? जिह्वा बोलते हैं। अब जिह्वा से एक नीचे नली आई है, वह नली का नाम है वार्टन्स डक्ट। क्या नाम है? वार्टन्स डक्ट। यह वार्टन डक्ट कहाँ खुलती है? एक मांसल युक्त ग्रंथि होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सब मैक्सिलरी ग्लैंड, यानी अधोजिह्वा ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अधोजिह्वा ग्रंथि। वार्टन्स की नली एक मांसल युक्त ग्रंथि जिसे हम लोग बोलते हैं अधोजिह्वा ग्रंथि, उसमें जाके खुलती है। यह नली का नाम भी आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा। पैरोटिड के लिए डक्ट ऑफ स्टेंशन, सब मैक्सिलरी के लिए वार्टन्स डक्ट। अब वह नली पीछे से उसके पोर्शन से आगे आके खुलेगी कहाँ? सब लिंगुअल या सब मैंडिबुलार ग्लैंड में। तो सब मैंडिबुलार ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं अधोहनु ग्रंथि। अधोहनु का मतलब होता है जो आपका दाढ़ी होता है, दाढ़ी के पास होता है। यह जो फिगर मैंने बनाया, ये फिगर नीचे है काफ़ी, लेकिन यह फिगर ऊपर बनाने का मतलब है कि 3D व्यू तो आपको दिखा नहीं पाएंगे, तो इसको मैंने ऐसे ही बना दिया है। तो आप अगर चाहें तो मोबाइल यानी यूट्यूब पे 3D वीडियो देख सकते हैं। तो बहुत सारे वीडियो हैं उपलब्ध हैं, अब उसको भी देख सकते हैं 3D व्यू में। ठीक है, तो देखो यह आगे की जो नली बढ़ती है, नली को बोलते हैं डक्ट ऑफ रिविनस। क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ रिविनस। यह डक्ट ऑफ रिविनस जो होता है आगे एक और ग्रंथि में खुलती है जिसे बोलते हैं सब लिंगुअल या सब मैंडिबुलार, यानी हिंदी में बोलते हैं अधोहनु ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अधोहनु ग्रंथि। तो यहाँ पे लर्न करो कि हमारे कितने लार ग्रंथियाँ होती हैं? 3 ग्रंथियाँ होती हैं। पहला पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा अधोजिह्वा, और तीसरा क्या होता है? अधोहनु। तो जो तुम्हारा पैरोटिड ग्लैंड यानी जो
कर्णपुर ग्रंथि है जिसे हम लोग पैरोटिड ग्लैंड बोले, यह कर्णपुर ग्रंथि किस नली के द्वारा खुलती है? तो डक्ट ऑफ स्टेंसन। दूसरी जो नली है जिसे बोले अधोजीवा ग्रंथि, यह अधोजीवा ग्रंथि किससे खुलती है? वार्टन्स डक्ट के द्वारा खुलती है। और तीसरा जो तुम्हारा ग्रंथि होता है जिसे हम लोग अधोहनु ग्रंथि बोलते हैं, यह किस नली के द्वारा खुलती है? तो यह डक्ट ऑफ रेविनस के द्वारा खुलती है। यह तीनों नली और यह तीनों ग्रंथि के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। कितनी होती हैं लार ग्रंथियां? 3 जोड़ी होती हैं, यानी 6 नंबर में होती हैं। अब ध्यान से सुनो, यह जो लार ग्रंथियां हैं कितनी हैं? 3 जोड़ी हैं। पहला कर्णपुर ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि और अधोहनु ग्रंथि। यह तीनों ग्रंथियां मिलकर क्या करती हैं? टाइलिन और लाइसोजाइम का स्राव करती हैं, यानी लार का स्राव करती हैं और उसमें लार और बहुत सारे वीकर यानी एंजाइमों का स्राव करती हैं। ठीक है, यह जो पैरोटिड ग्लैंड होती है यह लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ठीक है, ये तीनों ग्रंथियां मिलकर क्या स्राव करती हैं? टाइलिन और लाइसोजाइम। यह जो टाइलिन होता है, यह टाइलिन आगे चल के कार्बोहाइड्रेट, क्या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। कौन सा पाचन? आंशिक पाचन। कैसा पाचन करती है? आंशिक पाचन करती है, मतलब थोड़ा सा उसको ब्रेक करती है यानी तोड़ती है। अब अगर बात करें लाइसोजाइम, तो लाइसोजाइम एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है, यानी जिसे हम लोग बीकर बोलते हैं। यह एंजाइम क्या करता है कि जब भी आप भोजन करते हैं तो भोजन अगर बिना हाथ धोए खा रहे हैं, ठीक है, तो उस आपके हाथ में बहुत सारे जीवाणु लग जाते हैं। तो वह जीवाणु यदि आपके अमाशय यानी पेट में जाएंगे तो यह नुकसान पहुंचा सकते हैं या किसी प्रकार का डिजीज उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस डिजीज से बचने के लिए प्रकृति ने हमारे लार ग्रंथि में एक एंजाइम दिया है जिसे बोलते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। यह लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है कि यदि कोई भी बैक्टीरिया जीवाणु अगर प्रवेश कर गया भोजन के द्वारा तुम्हारे मुख में, तो यह लाइसोजाइम उसको क्या कर देता है कि अपने लार में उसको फंसा लेता है। ठीक है, और वो लार में फंस के क्या होता है? मर जाता है। जैसे अगर बात करें कि कोई अगर अपराधी होता है, बहुत भाग रहा है, बहुत दौड़ रहा है, बहुत धावक बन रहा है अपने आप को, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब मिट्टी डाल के उस पर पानी डालते हैं, जिससे हिला हो जाता है। ठीक है, तो वह दलदल में अगर वो भाग पाएगा तो भागना चाहेगा तो भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा, वो फंस जाता है। तो जब वो फंस जाएगा तो गिर जाएगा और उसको हम लोग दबोच लेंगे और दबोच को उसको बल भर पीटेंगे, मारेंगे या कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही लाइसोजाइम क्या करता है कि अगर कोई भी जीवाणु आता है तो यह लार जो होता है, जो पानी होता है जिससे हम लोग सलाइवा कहते हैं, इसमें वो जीवाणु फंस जाता है और तड़प तड़प के मर जाता है। बात क्लियर है? तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने दंत सूत्र के बारे में पढ़ा, जीभ के बारे में पढ़ा और हमने क्या पढ़ा? लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ा। ठीक है, आगे जो हमारी बात चलेगी वह आहार नाल का दूसरा भाग चलेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रसनी, और फिर आगे बात करेंगे ग्रास नली। इनका लोकेशन क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं और इनका क्या क्या कार्य है, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे? अभी अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग, हाँ तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कि अब हम लोग जीव के बाद हम लोगों ने क्या बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे ग्रसनी। क्या बात करेंगे? ग्रसनी। हम लोग देखो लार ग्रंथि के बाद अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम लोग ग्रसनी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ग्रसनी। ग्रसनी क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जो ग्रसनी होता है, ग्रसनी देखो क्या होता है, 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। क्या होती है ग्रसनी? ग्रसनी 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जो भोजन तथा वायु को सहमार्ग देता है। क्या? जो भोजन को वायु को सहमार्ग देता है, मतलब कि यहाँ देखो तुम्हारा मुख गुहा है, तो मुख गुहा से क्या जाएगा? भोजन जाएगा। और यहाँ जो तुम्हारा नोज होगा क्या होगा? नाक। नाक की जो नली होगी, जो यहाँ पे नाक की 2 पोर्स होंगी, कितनी होंगी? 2 पोर्स, यानी यहाँ से क्या जाएगा? यहाँ से वायु जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा? भोजन जाएगा। तो दोनों क्या करती है? सहमार्ग प्रदान करती है। कौन? ग्रसनी प्रदान करती है। और यह जो ग्रसनी होती है कीपाकार होती है। कैसी होती है? कीपाकार। यदि बात करें कीपाकार तो घर में एक ऐसी संरचना देखे होंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कुप्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुप्पी। तो वैसे ही इसकी संरचना होती है, किसकी? ग्रसनी की। यहाँ देखो, ठीक है, कीपाकार नली होती है जो कि यह, और इसका क्या कार्य है? और यह बोलते समय गूंज को उत्पन्न करती है। तो क्या करे? बोलते समय गूंज को भी उत्पन्न
करती है। और देखो ग्रसनी के अंदर दो छिद्र होते हैं, क्या होते हैं, ग्रसनी के अंदर दो छिद्र होते हैं। एक छिद्र को हम लोग ग्लॉटिस बोलते हैं, जो कि आगे चलकर फेफड़े में खुलती है। कहाँ, जो आगे चलकर फेफड़े में खुलती है, मतलब यह वायु इसके अंदर जाएगा, ठीक है, क्या है, वायु, यानी ये लंग्स में जाके खुलेगी। और जो एक नली होगी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गलेट, क्या बोलते हैं, गलेट, यानी निगल द्वार। यह निगल द्वार आगे चलकर कहाँ खुलेगी, ग्रसिका यानी ग्रास नली में खुलेगा। और ग्रास नली कहाँ खुलेगा, अमाशय में जाके खुलेगा। तो देखो यह दोनों नलियों, यह दोनों छिद्रों के ऊपर एक उपास्थि-नुमा, क्या, एक उपास्थि-नुमा ढक्कन पाई जाएगी। क्या पाई जाए, उपास्थि-नुमा। इन दोनों छिद्रों के ऊपर एक उपास्थि-नुमा ढक्कन पाई जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं घाटी ढापन। क्या बोलते हैं, घाटी ढापन बोलते हैं। यह जो घाटी ढापन होता है इसे हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। अब समझते हैं कि एपिग्लॉटिस का कार्य क्या है। एपिग्लॉटिस जो घाटी ढापन होता है, देखो जब हम बोलेंगे तो हवा ऊपर जाएगी, तो यह इसके ऊपर यह उपास्थि-नुमा एक ढक्कन होता है। क्या होता है, एक उपास्थि-नुमा एक ढक्कन होता है। जब देखो ध्यान से समझना कि जब हम बोलेंगे तो फेफड़े में से हवा आएगी, तो यानी हवा के द्वारा ही ना हमारी आवाज़ उत्पन्न होती है। तो जब यह हमारी ग्रास नली यानी जब यह फेफड़े में से हवा जाएगी, तो यहाँ पे एक क्या था, घंटी था, जिसे हम लोग उबला बोले थे। यहीं पे क्या था, घंटी था। यहीं पे क्या था, एक घंटी था, जिसे हम लोग क्या बोले थे, उबला बोले थे। इसी के द्वारा क्या होता है, घंटी जब लड़ती है तो आवाज़ मोटा भारी पतला जो भी निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि यह घाटी ढापन तुरंत यहाँ से हट जाएगी और इस पोर्शन को ढक लेगी और ये खुल जाएगी, तो हवा तुरंत बाहर निकलेगी, इससे लड़के आवाज़ उत्पन्न होगी। बात क्लियर है। और यदि हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते समय क्या होगा कि यह इस नली को ढक लेगा, किसको, ग्लॉटिस वाले छिद्र को। जब ये ग्लॉटिस वाले छिद्र को ढक लेगा, तब यहाँ से भोजन सरकते हुए कहाँ जाएगा, भोजन सरकते हुए अमाशय के अंदर आ जाएगा। बात क्लियर है। तो यह घाटी ढापन क्या करती है, यह घाटी ढापन भोजन करते समय श्वास नली को ढक लेती है, जिससे कि श्वास नली में भोजन का कण नहीं जाता है। और इसका कार्य है कि यह सांस लेते समय भोजन की नली को ढक लेता है, जिससे कि हवा या सांस अमाशय में नहीं जाता है। देखो यहाँ पे एक रीजन है एपिग्लॉटिस का, मतलब ये एपिग्लॉटिस बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर बात करें कि जो एपिग्लॉटिस होता है ना, अगर एपिग्लॉटिस ना हो तो यदि हमारा भोजन का कण, कभी कभी हम लोग खाना खाते समय क्या करते हैं कि बोलते हैं, कहते हैं कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। तो इसका बेसिक रीजन यानी मेन कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण इसका ये है कि खाना खाते समय इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जब हम खाना खाते समय बोलते हैं तो बोलने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए। तो हवा अंदर से बाहर निकलेगा, तो ये घाटी ढापन समझ नहीं पाता है कि अरे ये तो खाना भी खा था और बोलतो हो, तो हम कौन सा छिद्रवा एक ढकी, तो ये कंफ्यूज हो जाता है, तो ये समझ नहीं पाता है, तो इधर उधर बौड़ियाने लगता है, मतलब कंफ्यूज हो जाता है। जब बौड़िया जाता है तो समझ नहीं पाता है। तो कभी कभी देखते हो चावल का जो छोटा सा कण होता है तो हमारे फेफड़ा यानी गलेट वाले ग्लॉटिस वाले छिद्र में आ जाता है। जब चावल का कण इसमें सरक के आ जाता है तब क्या कहते हैं कि हमें कभी कभी खांसी आने लगती है। कहते हैं अरे नटैया सहरा था तो ऐसा पानी पीला, तो पानी पीते हैं लेकिन फिर भी सहराना हमारा रुकता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें चावल का कण आ जाता है। अगर तुम्हारे फेफड़े की नली में अगर चावल का एक भी कण आ जाता है तो वह चिपक जाता है। तो फेफड़ा चाहता है कि भाई हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, उस चावल को बाहर निकालना चाहता है, तो बहुत तेज खांसी आती है। जब खांसी आती है तो कभी कभी चावल नाक से बाहर निकल जाता है। तो सोच लो कितना डेंजरस होता है। अगर कभी बाय द वे रोटी का टुकड़ा अगर इसमें आ गया तो ऑन द स्पॉट उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए कभी खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। क्यों? इसीलिए घर में लोग बताते हैं ना कि खाना खाते समय बात नहीं किया जाता है। नहीं दोष पड़ी तो दोष काहे पड़ी, ए बदे पड़ी कि तू मर जइबे तो 13-12 दिन बाद पूरी न मिली, तो इसलिए प्रॉब्लम होगा ना। तो इसलिए मना करते हैं कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। अब सम बुझायल, तो यही लिए हम लोग बोलते हैं कि खाना खाते समय नहीं बोलना चाहिए। एक बार और रिपीट कर देते हैं कि एपिग्लॉटिस जो घाटी ढापन होता है यह भोजन करते समय श्वास नली को ढक लेता है, क्योंकि जब हम
खाना खाते समय यदि बोलते हैं तो यदि किसी भी कारणवश यदि भोजन का एक भी कण श्वास नली में यानी फेफड़े की नली में प्रवेश कर जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उसको ढक लेता है। बात क्लियर है? क्यों हम लोग को खाना खाते समय नहीं बोलना चाहिए, पता चला? चलो ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि यह जो ग्लॉटिस वाला छिद्र था यह फेफड़े में खुलेगी और जो गलेट वाला छिद्र होगा यह कहाँ खुलेगी? ओइसोफेगस। इन दोनों छिद्रों के ऊपर क्या होगा? एक उपास्थि एक ढक्कन होगा जिसे क्या बोलते हैं? घाटी ढापन यानी एपीग्लॉटिस कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसका? गलेट। किसकी बात करेंगे? गलेट के बारे में। अब जो अगला चैप्टर होगा इकाई 2 में, इकाई 2 का चैप्टर नंबर 2 जिसमें श्वसन पढ़ेंगे, तो श्वसन हम लोग गलेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग फेफड़ा नहीं पढ़ रहे, अभी हम लोग को क्या पढ़ना है? स्टमक में पढ़ना है यानी पाचन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गलेट अब कहाँ खुल रहा है? तुम्हारा ग्रास नली में खुल रहा है। ग्रास नली कहाँ जाके खुलेगा? स्टमक में खुलेगा, ठीक है। तो देखो जो ग्रसिका यानी ग्रास नली जिसे हम लोग ओइसोफेगस कहते हैं, यह ओइसोफेगस 23 से 27 सेंटीमीटर लंबी नली और पेशी संकुचनशील नलिका होती है जो कि भोजन को क्रमानुकुंचन गति द्वारा मुख गुहा से लेके अमाशय में पहुंचाती है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें भोजन का पाचन, यह जो पूरा नली देख रहे हो इस पूरे नली को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रास नली बोलेंगे। इसमें भोजन का पाचन क्यों नहीं होता है? तो भोजन का पाचन इसलिए नहीं होता है क्योंकि भोजन के पाचन के लिए पाचक ग्रंथि का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पाचक ग्रंथि से पाचक रस कस रहा होगा, जब पाचक रस निकलेंगे तो भोजन का पाचन संभव हो सकेगा। तो देखो यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसमें किसी प्रकार का पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। इसमें होता क्या है? तो इसमें बस भोजन क्रमानुकुंचन गति करते हुए अमाशय में पहुंच जाती है। ये किसका कार्य है? ग्रसिका यानी ग्रास नली का। अब यह ग्रास नली कहाँ खुलेगी? अमाशय। अब अमाशय के बारे में पढ़ेंगे। अमाशय क्या होता है, इसके कितने भाग होते हैं, इसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, अमाशय क्या करता है, इसमें क्या क्या होता है, सारी घटनाएं अब हम लोग अगले वीडियो पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हमारा यह आहार नाल के पाचक अंग खत्म हो जाएंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे अमाशय और छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत के कितने पार्ट, बड़ी आंत के कितने पार्ट, कितने भाग, इन सब का हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे भोजन का पाचन। फिर भोजन के पाचन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? पाचक ग्रंथि। फिर भोजन के पाचन ग्रंथि के बाद हम लोग का चैप्टर हो जाएगा समाप्त। फिर हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 यानी श्वसन। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।